आज हमारे पास जो लेख आया है वो जापानीज फिलॉसफी इकिगाई पर है, मतलब जीने की वजह। ये बताता है कि एक लंबी, खुशहाल और मकसद से भरी जिंदगी कैसे जी जाए। चलिए देखते हैं कि इस बेहतरीन कोशिश को और भी असरदार कैसे बनाया जा सकता है। हम्म। तो इसमें सबसे पहले जो 10 नियम दिए हैं वो काफी सीधे हैं, है ना? जैसे हमेशा एक्टिव रहो, टेंशन मत लो, पेट भरने से थोड़ा कम खाओ, रोज एक्सरसाइज करो। ये बातें अच्छी हैं, पर इन्हें पढ़कर मुझे लगा कि ये तो किसी भी हेल्थ मैगजीन में मिल जाएंगी। बिल्कुल सही। और यहीं पर मुझे पहली बात खटकी। ये दस्तावेज ये तो बता रहा है कि क्या करना है, लेकिन ये नहीं समझा रहा कि इन आदतों का इकिगाई के उस गहरे मतलब, उस फिलॉसफी से क्यों और कैसे लेना देना है। अभी ये सिर्फ अच्छी आदतों की एक लिस्ट लगती है, एक चेकलिस्ट। एक चेकलिस्ट, हाँ। जैसे सुबह उठो, ये करो, वो करो। लेकिन इकिगाई तो एक एहसास है, एक जीने का तरीका है, सिर्फ नियमों का पालन करना तो नहीं है। हाँ, वो कनेक्शन गायब है। ऐसा लग रहा है जैसे दो अलग-अलग बातें हैं। एक तरफ फिलॉसफी और दूसरी तरफ ये नियम। तो क्या इन दोनों को जोड़ने का कोई तरीका है? शायद हर नियम के साथ एक छोटा सा क्यों जोड़ना चाहिए। बिल्कुल। हमें हर नियम को सिर्फ एक फिजिकल काम की तरह नहीं, बल्कि एक मानसिक और आप कह सकते हैं आध्यात्मिक प्रैक्टिस की तरह दिखाना होगा। मतलब पाठक को ये महसूस कराना है कि ये आदतें उसके बड़े मकसद को पूरा करने का एक जरिया है, अपने आप में मंजिल नहीं। कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? जैसे वो 80% पेट भरे वाला नियम है, हाँ, उससे इकिगाई से कैसे जोड़ेंगे? जरूर। देखिए, इसे सिर्फ एक डाइट टिप की तरह पेश करने के बजाय हम इसे ऐसे समझा सकते हैं। जब आप थोड़ा कम खाते हैं, तो आप अपने शरीर को खाना पचाने की जो एक्स्ट्रा मेहनत है, उससे बचाते हैं। अब सोचिए, ये जो बची हुई ऊर्जा है, वो कहाँ जाएगी? वो आपके जुनून, आपके मकसद यानी आपकी इकिगाई को पूरा करने में लगेगी। ये सिर्फ कम खाना नहीं है, ये अपने शरीर का सम्मान करना है, उसे एक ऐसा साधन मानना है जो आपको आपके उद्देश्य तक ले जाएगा। वाह! ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। मतलब आप अपनी शारीरिक ऊर्जा को अपनी रचनात्मक या मकसद वाली ऊर्जा में बदल रहे हैं। ये बहुत गहरा है। लेकिन क्या ये आम पाठक के लिए थोड़ा ज्यादा फिलोसॉफिकल नहीं हो जाएगा? कहीं वो इसे बहुत भारी समझकर छोड़ तो नहीं देगा? अच्छा सवाल है। और नहीं, इसे भारी बनाने की जरूरत नहीं है, भाषा को आसान रखना होगा। हमें इसे प्रवचन की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की सलाह की तरह पेश करना है। जैसे इसी तरह व्यायाम करे वाले नियम को लीजिए, उसे सिर्फ ये कहने के बजाय कि इससे सेहत अच्छी रहती है, हम कह सकते हैं शारीरिक गतिविधि सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, यह आपके मन और शरीर के बीच एक बातचीत है। जब आप टहलते हैं या योगा करते हैं, तो आप असल में अपने विचारों को सुलझाने और अपने इकिगाई पर ध्यान लगाने का एक मौका पाते हैं। ये एक तरह का चलता फिरता ध्यान है। समझ गई। तो हर आदत के पीछे एक मकसद छिपा है जो सीधे आपके जीने की वजह से जुड़ता है। ये सिर्फ नियम नहीं, बल्कि इकिगाई को जीने के छोटे-छोटे तरीके बन जाते हैं। इस तरह से ये लेख सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं, बल्कि सोच बदलने वाला बन सकता है। बिल्कुल। और जब पाठक इस क्यों को समझ जाएगा, तो वो इन नियमों का पालन मजबूरी में नहीं करेगा, वो खुशी खुशी करेगा, क्योंकि तब उसे पता होगा कि ये उसकी बड़ी यात्रा का हिस्सा है। ठीक है, तो हमने आदतों को मकसद से जोड़ने की बात की, लेकिन वो बड़ा मकसद यानी इकिगाई मिलेगा कैसे? दस्तावेज में जो 4 सर्कल वाला फॉर्मूला है, जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को ज़रूरत है और जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो परिभाषा बहुत मशहूर और सटीक भी है। लेकिन समस्या ये है कि वो बहुत किताबी है, बहुत ज्यादा थ्योरी वाली लगती है। उसे पढ़कर कोई भी इंसान सोचेगा, वाह क्या बात है, पर मैं शुरू कहाँ से करूं? मैं कैसे ढूंढूं कि मेरे ये 4 सर्कल कहाँ पर मिलते हैं? ये ऐसा है जैसे आपने किसी को मंजिल की खूबसूरत तस्वीर दिखा दी, पर वहां तक पहुंचने का नक्शा नहीं दिया। सही बात है। ये तो पाठक को एक उलझन में छोड़ देता है। तो शायद उस परिभाषा के ठीक बाद उसे सोचने पर मजबूर करने के लिए कुछ देना चाहिए, जैसे कोई एक्टिविटी या कुछ सवाल। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हमें पाठक को सिर्फ ज्ञान नहीं देना, उसे एक औजार देना है। उस परिभाषा के ठीक बाद एक छोटा सा सेक्शन हो सकता है, चलिए अपना इकिगाई खोजने की कोशिश करते हैं।
और फिर वहां पाठक को आत्मचिंतन के लिए कुछ सवाल दिए जा सकते हैं। इससे वो सिर्फ पढ़ेगा नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचेगा। किस तरह के सवाल इसमें मदद कर सकते हैं? हम हर सर्कल के लिए आसान और गहरा सवाल पूछ सकते हैं। जैसे पहले सर्कल के लिए, जो आपको पसंद है, ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए आप वक्त भूल जाते हैं? याद कीजिए बचपन में आपको क्या करना सबसे अच्छा लगता था, इससे पहले कि दुनिया आपको बताए कि आपको क्या करना चाहिए। दूसरे सर्कल के लिए, जिसमें आप अच्छे हैं, लोग अक्सर किस काम के लिए आपकी मदद या सलाह मांगते हैं? ऐसा क्या है जो आपको बहुत आसान लगता है पर दूसरों को मुश्किल? और तीसरे सर्कल के लिए, जिसकी दुनिया को जरूरत है। सोचिए, आप अपने आसपास के लोगों या समाज की कौन सी छोटी से छोटी समस्या हल कर सकते हैं? ये सवाल तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े और डरावने नहीं लगते। ये छोटे छोटे इशारे हैं। लेकिन क्या इतने सारे सवाल पाठक को और उलझा नहीं देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो जवाब खोजने की कोशिश में ही निराश हो जाए और लेख बंद कर दे? यह एक वाजिब चिंता है, बिल्कुल। इसीलिए इन सवालों के साथ एक छोटा सा नोट देना जरूरी है कि इसका जवाब एक दिन में नहीं मिलेगा। यह एक खोज है, परीक्षा नहीं। और इसे और आसान बनाने के लिए हमें एक जीती जागती कहानी, एक उदाहरण देना चाहिए। हाँ, उदाहरण से बातें हमेशा आसान हो जाती हैं। बिल्कुल, हम एक काल्पनिक लेकिन रिलेटेबल उदाहरण दे सकते हैं। जैसे सोचिए, रोहन नाम का एक लड़का है जो एक आईटी कंपनी में काम करता है। उसे अपना काम ठीक ठाक लगता है, पर मज़ा नहीं आता। वीकेंड पर वो पहाड़ों में घूमने जाता है और उससे बहुत सुकून मिलता है। ये वो है जो उसे पसंद है। वो रास्तों को बहुत अच्छे से याद रखता है और अपने दोस्तों के लिए हमेशा बेस्ट ट्रैक प्लान करता है। ये वो है जिसमें वो अच्छा है। उसने देखा कि उसके जैसे बहुत से लोग शहर से बाहर जाना चाहते हैं, पर उन्हें सही जानकारी और सुरक्षित ग्रुप नहीं मिलता। ये वो है जिसकी दुनिया को जरूरत है। उसने एक छोटा सा ब्लॉग शुरू किया और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रुप्स को ट्रैकिंग पर ले जाना शुरू कर दिया। आज वो अपनी छोटी सी एडवेंचर कंपनी चलाता है और इसके लिए उसे पैसे मिलते हैं। ये उदाहरण उस किताबी परिभाषा को जिंदगी दे देता है। अब पाठक समझ सकता है कि ये 4 सर्कल असल में कैसे काम करते हैं। वो रोहन की जगह खुद को रखकर सोच सकता है। सही कहा। और कहानी के जरिए हम ये भी बता सकते हैं कि ये रातों रात नहीं हुआ। इसमें वक्त लगा, छोटे छोटे कदम लगे। इससे पाठक को प्रेरणा मिलेगी, दबाव महसूस नहीं होगा। तो इकिगाई ढूंढने की ये जो पूरी प्रक्रिया है, चाहे वो आदतें हों या सवालों के जवाब खोजना, क्या ये एक अकेले की यात्रा है? दस्तावेज को पढ़कर तो ऐसा ही लगता है कि सारा जोर खुद पर काम करने पर है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर। और यहीं पर मुझे लगता है इस दस्तावेज की सबसे बड़ी कमी है। ये इकिगाई को एक सोलो जर्नी, यानी अकेले की यात्रा की तरह दिखाता है, जबकि इकिगाई का जो असली जापानीज कॉन्सेप्ट है, खासकर ओकिनावा में, जहां लोग दुनिया में सबसे लंगी और सेहतमंद जिंदगी जीते हैं, वो सिर्फ मैं के बारे में नहीं है, वो हम के बारे में है, वो समुदाय के बारे में है। हमसे आपका क्या मतलब है? क्या आप परिवार और दोस्तों की बात कर रहे हैं? अच्छे दोस्त बनाए वाला एक नियम तो दिया गया है उसमें। हाँ, वो नियम है, पर वो भी उसी लिस्ट का एक हिस्सा लगता है। जबकि समुदाय इकिगाई का एक फाउंडेशनल पिलर है, एक बुनियादी स्तंभ। ये सिर्फ एक और नियम नहीं है। ओकिनावा में एक कॉन्सेप्ट है मोआई का। मोआई बचपन के दोस्तों का एक ऐसा समूह होता है जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देता है। वे सिर्फ सुख दुख ही नहीं बांटते, बल्कि एक दूसरे की आर्थिक और भावनात्मक रूप से भी मदद करते हैं। वो एक दूसरे के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच की तरह होते हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब आपका इकिगाई सिर्फ आपका काम या आपका जुनून नहीं है, बल्कि आपके लोग भी हैं। बिल्कुल, आपका समुदाय आपकी जीने की वजह का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये दस्तावेज इस पहलू को लगभग नजरअंदाज कर देता है, जिससे इकिगाई की तस्वीर अधूरी और थोड़ी पश्चिमीकृत लगती है, जहां सारा फोकस व्यक्तिगत सफलता पर होता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर आज की भागदौड़ वाली शहरी जिंदगी में, जहां लोग अपने पड़ोसियों तक को नहीं जानते, वहां मोआई जैसा गहरा समुदाय बनाना तो लगभग नामुमकिन लगता है। पाठक ये पढ़कर सोच सकता है कि ये सब जापान में होता होगा, यहाँ कैसे मुमकिन है? क्या इस पर भी कोई सुझाव दिए जा सकते हैं? ये सबसे जरूरी सवाल है। हमें इस कॉन्सेप्ट को आज के दौर के हिसाब से ढालना होगा। हम ये सुझाव दे सकते हैं कि अपना मोआई बनाने के लिए छोटे कदम उठाएं,
जैसे अपने ऑफिस के कुछ साथियों के साथ एक लंच क्लब शुरू करें जो हफ्ते में एक बार बिना फोन के साथ बैठकर खाना खाएं, या अपनी सोसाइटी में एक बुक क्लब या वॉकिंग ग्रुप बनाएं। किसी एनजीओ में हफ्ते में कुछ घंटे वॉलंटियर करें। मतलब मोआई का मतलब सिर्फ बचपन के दोस्त नहीं, बल्कि साझा हितों या मकसद से जुड़े लोगों का कोई भी समूह हो सकता है। बिल्कुल। आपका मोआई आपके साथ गिटार सीखने वाले लोग हो सकते हैं, या आपके साथ योगा क्लास जाने वाले लोग। मुद्दा यह है कि आप ऐसे रिश्ते बनाएं जो सिर्फ मतलब के ना हों, जहां एक दूसरे के लिए सच्ची परवाह हो। हमें सामाजिक जुड़ाव को इकिगाई के केंद्र में लाना होगा। इसे एक अलग सेक्शन देना होगा, जैसे अपने लोग खोजें। इकिगाई सिर्फ अकेले की यात्रा नहीं है, और वहां बताना होगा कि दूसरों की मदद करना और उनसे मदद लेना दोनों ही जिंदगी को मकसद देते हैं। जब आप जानते हैं कि कोई है जो आप पर निर्भर है और कोई है जिस पर आप निर्भर हो सकते हैं, तो जीने की वजह अपने आप मिल जाती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। इससे इकिगाई का मतलब सिर्फ मैं क्या करता हूं से बढ़कर मैं किसके लिए हूं तक पहुंच जाता है। ये पूरे दस्तावेज को एक नई गहराई दे सकता है। और यही इसका असली सार है। इकिगाई व्यक्तिगत खोज और सामाजिक जुड़ाव का एक सुंदर संतुलन है। तो आज की बातचीत को अगर मैं समेटूं, तो इस लेख को और बेहतर बनाने के लिए 3 मुख्य बातें सामने आई हैं। पहली, जो नियम दिए गए हैं उन्हें सिर्फ क्या करें तक सीमित ना रखें। हर नियम के पीछे के क्यों को इकिगाई की बड़ी फिलॉसफी से जोड़ें, ताकि वो आदतें एक मकसद भरी प्रैक्टिस बन जाएं। दूसरी बात, इकिगाई की जो 4 सर्कल वाली परिभाषा है वो बहुत किताबी है। उसे असल जिंदगी से जोड़ने के लिए कुछ सोचने वाले सवाल और एक रिलेटेबल कहानी का इस्तेमाल करें, ताकि पाठक सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि उसे महसूस करें और अपनी जिंदगी में लागू करने के बारे में सोचे। बिल्कुल। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, इकिगाई को एक अकेले की यात्रा की तरह पेश करने से बचें। समुदाय और सामाजिक जुड़ाव यानी मोआई के विचार को इसके केंद्र में लाएं। समझाएं कि हमारे रिश्ते भी हमारी जीने की वजह का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, और आज के दौर में भी हम कैसे छोटे-छोटे तरीकों से अपना समुदाय बना सकते हैं। सही है। हमें उम्मीद है कि ये सुझाव आपके काम को और भी गहरा और प्रामाणिक बनाने में मदद करेंगे। जब आप इन बदलावों को अपने लेख में शामिल कर लें, तो इसे हमें दोबारा भेजने में बिल्कुल न हिचकिचाएं। हमें ये देखकर बहुत खुशी होगी कि ये सफ़र कैसे आगे बढ़ा।